आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 127 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस 128 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो ऐसे ख़राब मौसम में अमूमन रोशनी के गोले फेंकते हैं ताकि गन बोर्ड को साफ तौर पर देखा और पहचाना जा सके। अब हम इत्मीनान के साथ पेशकदमी जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि गन बोर्ड को देख लिया गया होगा। मेरे लिए वो बहुत अहमकाना सिचुएशन थी। मैं उन सबसे आला और बरतर होते हुए भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातों से लाइल्म था जो गलत फहमी का सबब बन सकती थी, लेकिन उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था। रोशनी के झमाके और अपनी आंखें बंद करने के दरमियानी वक्फे में मैंने स्क्रीन पर जंगल में बेतरतीबी से उगे हुए दरख्तों की तफसील भी देखी थी, क्योंकि रोशनी के बम से लम्हा भर के लिए जंगल भी मुनव्वर हो गया था। लेकिन अब पूरी स्क्रीन तारीख पड़ी हुई थी, क्योंकि गन बोट इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब समंदर के कुछ हिस्से की बजाय कैमरे के फोकस में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन थी जिसने पूरी स्क्रीन को घेरा हुआ था। स्क्रीन पर जंगल की वाज़ेह होती हुई मुबहम जुज़वियात से अंदाजा हो रहा था कि गन बोट किसी भी लम्हे उस दीवार से किसी सही या गलत मकाम पर जा टकराएगी। उस दौरान में स्क्रीन पर अचानक जलजला सा गया। उस वक्त निशानी के तौर पर कायम किया हुआ धब्बा बड़ा होते होते एकदम गायब हो चुका था, जिसका मतलब था कि गन बोट धारीदार चट्टानों के दरमियान समंदर पर झुके और फैले हुए जंगल में से होकर खुफिया आबी रास्ते से गुजर रही थी। लाजमी तौर पर उस वक्त गन बोट की रफ्तार बहुत कम रह गई थी, इसलिए स्क्रीन पर हल्के और गहरे से धब्बों का तलातुम खासी देर तक जारी रहा और फिर अचानक ही स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर सफेदी नमूदार हुई जो जंगल के पार फैले हुए समंदर की अक्कासी कर रही थी। उसके चंद सानियों बाद सामने खड़ी ढलान वाली हौलनाक चट्टानों के मध्यम हेवले नजर आने लगे। ये मौत की चट्टानें हैं, एलिनूर बताने लगी। इनमें स्लेट जैसे और धार वाले पत्थर हैं जिनके दामन में समंदर की लहरें मचलती रहती हैं और बज़ाहिर ये समंदर का आखिरी किनारा मालूम होता है, लेकिन यहाँ दाहिनी तरफ एक लंबी सी खाड़ी है जो एक तरफ चट्टानों से गिरी हुई है। उसी के इख्तिताम पर हमारा बेस स्टेशन है। गन बोट अमूमन वहीं लंगर अंदाज रहती है। स्क्रीन पर देखे बगैर उस खतरनाक इलाके की साख्त को समझना दुश्वार था। मैंने इत्मीनान के गहरा सांस लेते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, यहाँ तक रसाई वाकई किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कुदरती हुस्न में ये इलाका जन्नत अर्जी से कम नहीं। तो मेरे साथ नेविगेशन रूम से निकलते हुए बोली, वैसे तो यहाँ सारा साल शिकार की बहुतात रहती है, लेकिन अगस्त से तो ये महसूर समंदरी खाड़ी आबी परिंदों का अजायब घर बन जाती है। शुमाली इलाकों से हिजरत करके आने वाले भांत भांत के आबी परिंदों के बड़े बड़े गोल सारा दिन पुरस्कून समंदर की सतह और किनारों पर छोटी मछलियों या कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते रहते। चाहो तो उन्हें हाथ से भी पकड़ा जा सकता है। वो तो गनीमत है कि ये इलाका इंसानी दस्तबर्द से महफूज है, वरना मौसम का आगाज होते ही यहाँ हर तरफ आबी परिंदों के पेशावर शिकारियों के पड़ाव नजर आने लगते। बहुत खूबसूरत इलाका होगा ये, मैंने कहा। जमीन के किसी भी खित्ते का कुदरती हुस्न उसी वक्त तक महफूज और बरकरार रहता है जब तक वहाँ इंसानी कदम न पहुंचे। इंसान की रसाई होते ही फितरी हुस्न मसनूई रंगीनियों में मातूम होता चला जाता है। स्क्रीन पर धारीदार चट्टानें लम्हा बलमा वाज़े और बड़ी होती जा रही थी। फिर बतदरीज गन बोट का रुख बदलने लगा और रफ्ता रफ्ता दाहिनी तरफ वाली वो लंबी सी खाड़ी भी नजर आने लगी जिसके आखिरी सिरे पर बेस स्टेशन वाक़ था। आखिरकार गन बोट उस बहरी खाड़ी में अपना सफर का आखिरी हिस्सा तय करने लगी। उस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था और मैं आने वाले हालात के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली मुरतब करने की फिक्र में था, ताकि वक्त आने पर पूरे एतमाद के साथ सूरत हाल को अपनी गिरफ्त में ले सकूं। उस खाड़ी में बाईं तरफ खड़ी ढलान वाली धारीदार चट्टानें हैं और दाईं तरफ दूर तक दलदली जंगलात फैले हुए। आगे जाकर दलदल बतदरीज खत्म हो गई है। इस इलाके को बेस स्टेशन के क़याम के लिए मुंतखब किया गया है। एलिनूर एक मरतबा फिर मुझे बताने लगी, मौसम बहार में ये इलाका इस कदर हसीन हो जाता है कि यहाँ से निकलने को दिल नहीं चाहता। ओलेनी से मालूम करो कि बेस स्टेशन से राब्ता बरकरार है या नहीं। मैंने उसे मसरूफ़ रखने की नीयत से कहा, क्योंकि उसकी शायराना गुफ्तगू मेरे ख्यालात में हारिज हो रही थी। ये भी कह देना कि मामूल से मुख्तलिफ कोई भी वाक़या उसके इल्म में आ जाए तो मुझे फ़ौरन बाखबर करे। वह सर हिलाकर इंटरकाम की तरफ बढ़ गई। उस वक्त मेरे सामने दो ही रास्ते खुले हुए थे। पहला और बज़ाहिर आसान रास्ता ये था कि मैं ओलिनी के जरिए बेस स्टेशन वालों को मुतल्ला करता कि इस वक्त गन बोर्ड पर शी का एक आई मैन मौजूद है जो गन बोर्ड के बर्थ से लगते ही स्टेशन के तमाम अमले को बर्थ पर सफारात देखना चाहता है। इस तरह उन सबको उतरते ही बदस्तों पा किया जा सकता था। गन बोर्ड के अमले को मेरे आई मैन होने पर कोई शुबा नहीं था, लिहाजा उस काम में वो मेरे साथ हर मुमकिन तावन करते। वो यही समझते कि मैं शी में काली भेड़ों की तलाश की मुहिम के सिलसिले में उन सबको हिरासत में ले रहा था। लेकिन इस तरीकाकार में सबसे बड़ी खामी ये नजर आ रही थी कि गन बोर्ड के लंगर अंदाज होने के वक्त मेरे हुक्म के बावजूद बेस स्टेशन के सारे अमले का एक जगह जमा होना अमलन नामुमकिन था। रेडियो रूम से गन बोर्ड की रहनुमाई करने वाला अमला अपनी जगह छोड़ता तो गन बोर्ड लंगर अंदाज होने की कोशिश में किसी बदतरीन साने से भी दो चार हो सकती थी
और वही लोग किसी रेडियाई राब्ते पर शी के सरबराह आवर लोगों को ये इतला भी दे सकते थे कि गन बोर्ड पर कोई आई मैन मौजूद है, जबकि मैं सिल्वर आई को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के बावजूद उसकी तशहीर को हद्दुल इम्कान महदूद रखना चाह रहा था। उन खदशात के सद्देबाब के लिए बेहतर यही था कि मैं स्टेशन वालों को कोई भी इतला दिए बगैर मेन गन बोर्ड के अमले के साथ वहां उतरता और फिर सिल्वर आई दिखाकर तेजी के साथ हर उस शख्स को बेदस्तुपा करता चला जाता जो मेरी निगाहों में आता। इस तरह मैं वहां की सूरत हाल के पेश नज़र हर लम्हा अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी कर सकता था और कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर उस स्टेशन को नेस्तु नाबूद कर सकता था। उस असना में अली नूर इंतकाम से फारिग होगी। उस वक्त तक कोई खैर मामूली वाक़या रूनमा नहीं हुआ था और ओलिनी का राब्ता बेस स्टेशन वालों के साथ बरकरार था। आखिरकार गन बोर्ड धीमी होते होते अपनी बर्थ पर लंगर अंदाज होगी। चीफ नेविगेटर ने मेरी तरफ घूमकर सर झुकाते हुए हाथ फिजा में लहराकर काम खत्म होने का इशारा किया और हम नेविगेशन रूम से निकला। रेमराज सुल्तान शाह के पास मौजूद था। मैंने उसे ताहुक्म सानी वहीं ठहरने की हदायत की क्योंकि आने वाले हालात से मैं खुद पूरी तरह बाखबर नहीं था। ऐसी सूरत में सुल्तान शाह को गन बोर्ड से उतारना मखदूश हो सकता था क्योंकि वो अभी तक सहारे के बगैर चलने की काबिल नहीं हो सका था और अगर बेस स्टेशन पर बिसात उलटने की सूरत में हमें राह फरार इख्तियार करना पड़ती तो सुल्तान शाह को संभालना दुश्वार ही नहीं नामुमकिन होकर रह जाता। किसी नागाहानी सूरत हाल से अपने बचाव के लिए एक्सप्लोडर सुल्तान शाह की तहवील में था जिसकी मदद से वो बहुत कुछ कर सकता था। गन बोर्ड पर बेस स्टेशन का हमला आए तो मुझे क्या करना होगा? इमरान ने मेरी हदायत सुनने के बाद मुआज़रत खाना लहजे और धीमी आवाज़ में सवाल किया। गन बोर्ड पर कोई नहीं आएगा, मैंने सख्त और दो टोक अंदाज में कहा। नीचे उतरते ही मैं यह हदायत जारी कर दूंगा। उसके बावजूद अगर कोई आता है तो तुम्हें समझ लेना चाहिए को मेरा पाकी है और हुक्म दूली का मुर्तकिब हुआ है, उसे तुम बिला तामुल गोली मार सकते हो। अपने काम से फारिग होकर नई हदायत में सिर्फ और सिर्फ अली नूर के जरिए भिजवाऊंगा जो ओलिनी तुम्हें पहुंचा देगा, यानी ओलिनी भी गन बोर्ड पर रुकेगा। उसने सवाल किया। रेडियो रूम में किसी न किसी का रहना जरूरी है, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। उसके अलावा नेविगेशन वाले दोनों अफराद भी अपने कैबिनों में आराम करेंगे क्योंकि हम यहाँ से किसी भी वक्त लंगर उठा सकते हैं। हो सकता है कि बाद में उन्हें काफ़ी देर तक आराम का मौका ना मिल सके। मजीद कुछ हदायत और मशवरों के बाद सुल्तान शाह ने उर्दू में मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मैं अपने ओवरकोट की जेब में मौजूद बीमगन को टटोलते हुए कैबिन से बाहर आ गया। गन बोर्ड का सारा हमला कुल 9 नफूस पर मुश्तमिल था जो शैरून की मौत के बाद कुल 8 अफराद तक महदूद हो गया था। अली नूर को नेविगेशन से निकालने के बाद एक आदमी वहां मामूर करना पड़ा था जो चीफ नेविगेटर के साथ गन बोर्ड पर ही आराम करता। उसके अलावा इमरान सुल्तान शाह के पास ठहरा हुआ था। ओलेनी रेडियो रूम में मामूर था, लिहाजा मेरे साथ गन बोर्ड से उतरने वाली नफरी कुल 4 नफूस तक महदूद हो गई थी। उनमें अली नूर भी शामिल थी और 3 गन बोर्ड के मुसल्ला मुहाफिज। उन लोगों को साथ लेकर मैं दरमियानी मंजिल के गर्म और आरामदेह माहौल से खुले हुए अरशे पर पहुंचा तो हड्डियों में उतर जाने वाली यकबस्ता हवाओं ने इस्तकबाल किया और मैं बेख्तियार झुरझुरी सी लेकर रह गया। कहर इन इतराफ में भी मौजूद थी लेकिन ज्यादा गहरी नहीं थी जिसकी वजह से नीचे बर्थ की सूरत हाल का जायजा लिया जा सकता था। गनबोर्ड के अरशे से लगी हुई सीढ़ी से हम पुख्ता बर्थ पर उतरे तो वहां एक दराज कामद सफेद फाम शख्स सब्ज और जर्द शीशों वाली हरी कैन लैंप समेत हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मुझ पर निगाह पड़ती वो बुरी तरह चौंका था और उसने बिजली की सुरात के साथ हरी कैन लैंप जमीन पर रखकर अपने बगली होस्टर से पिस्तौल खींचकर मेरी तरफ तान लिया था। हैंड्स अप। उसने आगे भी कुछ कहा जो मेरे पल्ले न पड़ सका क्योंकि उसने शायद अपना मुद्दा बयान करने के लिए पिस्तौल की मारूफ अलामत के साथ फ्रेंच जुबान का सहारा लिया था जो मेरे लिए नामानूस थी। पिस्तौल गिरा दो हक। अचानक फिजा में अली नूर की इस तरारी आवाज़ गूंजी। वो मेरी हदायत नहीं भूली थी क्योंकि उसने अपने साथी को अंग्रेजी ही में मुखातिब किया था। इस वक्त तुम आई बहन से मुखातिब हो जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सुनना पसंद करता है। आई बहन के लिफाज सुनते ही पिस्तौल बरदार दराज कामत शख्स के आसाब मफलूज होते हुए महसूस हुए थे लेकिन उसने लम्हा भर में ही संभाला ले लिया। सॉरी सर। वो मुंह पर से निगाहें हटाए बगैर सर को खम देकर अदब से बोला था। गन बोर्ड से इस बर्थ पर नीचे उतरने वाला पहला शख्स हमेशा शैलोन होता है। ये यहाँ का प्रोटोकॉल है जिसमें किसी भी कीमत पर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तुम अपनी शनाख्त करवा दो। अगर अली नूर का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं तुम्हारे कदमों में गिर कर माफ़ी मांग लूंगा। इसका हुक्म सुनते ही मैं अपने हाथ उठा चुका था जिन्हें गिराए बगैर मैंने तहक्कुम अमेज़ और तल्ख लहजे में कहा, और अगर मैं शनाख्त ज़ाहिर के बगैर तुमको अली नूर का बयान पर यकीन कर लेने का मशवरा दूँ तो क्या होगा? अगर तुम आई मैन हो तो जानते हो कि हम मातहत लोग किन ज़ाब्तों के तहत काम करते हैं। वो मुझसे ज़रा भी मरूब हुए बगैर मजबूत लहजे में बोला। अली नूर मुझे मशवरा दे सकती है लेकिन उससे मेरे काम में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। अपना काम मैं बेहतर समझता हूँ और अपने ही तरीक़ाकार पर अमल करने का आदी हूँ। जब तक तुम अपना पहला हुक्म वापस नहीं लेते मैं शनाख्त जाहिर करने से माजूर रहूँगा। मेरे फ़र्ज शनाज दोस्त, मैंने ज़हरीले लहजे में कहा। पहला हुक्म। उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार नजर आए। हाथ गिराए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। ओह। वो गहरा सांस लेकर बोला, तुम हाथ गिरा लो मगर ये याद रखना कि मेरी निगाहें बहुत तेज है। मेरे बीम गन को इस्तेमाल करने का वो सुनहरी मौका था लेकिन मैं उस मरले पर महाजराई से गुरेज करना मुनासिब समझ रहा था। वहां मौजूद नफरी और उनकी कमीन गाहों से वाकिफ हुए बगैर कोई इंतकामी इकदाम
मेरे काम को गैर जरूरी तौर पर तूल दे सकता था। लिहाजा मैंने बीम गन को भूलकर अंदरूनी जेब से वो बेशकीमत तिलाई सिक्का निकाला जिस पर चांदी से एक उभरी हुई हसीन आंख बनी हुई थी और वह सिक्का दराज गामत की तरफ उछाल दिया। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल मौजूद था, लिहाजा उसने बाएं हाथ से सिल्वराई को लपका और उस पर पहली निगाह पड़ते ही पिस्तौल पुख्ता फर्श पर फेंक कर रकू के अंदाज में झुकता चला गया। मैं अपनी गुस्ताखी पर मुआज़िद खां हूं सर। उसकी खौफजदा आवाज़ मेरे कानों में आई, मगर मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा काम ही ऐसा है, मैं वाज़ेह शनाख्त के बगैर किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। अब तुम मुझे किसी कुत्ते की तरह वफादार पाओगे। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैंने एक मुकद्दस आईबैन की ज़ियारत की है। उसी तरह रुकू की हालत में चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और उसने सिल्वर आई दोनों हाथों पर सजाकर मुझे वापस पेश कर दी, जो मैंने बेनियाजी के साथ उठाकर जेब में डाल दी। सीधे खड़े हो जाओ और अपना पिस्तौल वापस उठा लो, मैंने दानिस्ता कदर तवक्कुफ के बाद कहा। उसने मुस्तस्दी के साथ हुक्म की तामील की और पिस्तौल फर्श से उठाकर हॉल्स्टर में उलट लिया। इजाजत हो तो मैं अपने अमले को तुम्हारी मौजूदगी से बाखबर कर दूं। उसने अपने कंधे से झूलते हुए वाकी टाकी को संभालते हुए इजाजत तलब लहजे में दरियाफ्त किया। कती नहीं, मैं चाहता तो गन बोर्ड से ही ये पैगाम भिजवा सकता था। मैं यहाँ किसी खास मकसद से आया हूँ और अपनी मौजूदगी की तशहीर नहीं चाहता। तुम्हारे अलावा किसी को मेरे बारे में भनक भी न मिलना चाहिए। बहुत बेहतर सर, उसने तबेदार अंदाज में सर हिलाकर कहा। मैं पूरी एहतियात करूंगा। फौरी तौर पर कोई काम हो तो मुझे खुशी होगी, वरना मैं आराम का बंदोबस्त करवाता हूँ। यहाँ बर्थ पर कुछ न हो सकेगा। पहले रेडियो रूम की तरफ चलो। मैंने आगे खुशकी में कदरे नशीब की तरफ नजर आने वाली धुंधली रोशनियों पर निगाह डालते हुए कहा। हमारा मुख्तसर सा कारवां फौरन ही उन रोशनियों की तरफ बढ़ने लगा। हाक हरिकेन लैंप उठाए हम सब की रहनुमाई कर रहा था। वो पुख्ता बर्थ ज्यादा वसी नहीं थी। चंद मिनट बाद ही हम बर्थ से कच्चे रास्ते पर उतर आए, जिस पर बड़े बड़े पत्थर जमा कर उसे बाकायदा गुजरगाह की शक्ल दी गई थी। टीलों और झाड़ियों के दरमियान से गुजरने वाला वो रास्ता हर एतबार से मिसाली और महफूज था। यहाँ अजनबियों की तरफ से मुदाखलत को रोकने का क्या बंदोबस्त है? मैंने हाक से दरियाफ्त किया। मेरी रहनुमाई के बगैर कोई उस रास्ते से जिंदा सलामत नहीं गुजर सकता, खा व शैलून ही क्यों ना हो। दोनों तरफ झाड़ियों में 3-3 मुसल्ला मुहाफ़िज़ 24 घंटे ड्यूटी पर ममूर रहते। रात के अंधेरे में वो मुझे मेरी हरी कैन लैंप से पहचानते। इस वक्त भी वो मुझे पहचान लेने के बावजूद दुमड़ियों की तरह हमारा ताक़ुब कर रहे होंगे। हमें अमारत तक पहुंचाने के बाद वो वापस साहिल की तरफ आ जाएंगे, और अगर उनकी वापसी से पहले ही कोई इधर घुस आए तो क्या होगा? मैंने सवाल किया। उनकी तादाद कम अज़ कम 3 होती है। एक अब भी साहिल की निगरानी कर रहा होगा, तो आदमी दोनों पहलुओं पर झाड़ियों में छुपे हुए हमारे साथ चल रहे होंगे। उन्हें खतरे का इदराक कैसे होगा? हो सकता है कि इस वक्त तुम्हें बेबस कर लिया गया हो और तुम्हें दुश्मन की हदायत पर अमल करने पर मजबूर किया गया हो। मैं उसे बातों में उलझाए रखना चाह रहा था ताकि वो मेरी आमद के बारे में यकसुई के साथ न सोच सके। रास्ते पर पत्थर लगे हुए, अगर दानिस्ता ठोकर खाकर अगर मैं मखसूस अंदाज में गिरा हूँ तो दुश्मन को होशियार किए बगैर अपने मुहाफिजों को पूरी तरह हालात समझा दूंगा। मैं उनकी मौजूदगी का यकीन करना चाहता हूँ। मैंने पेशकदमी करते हुए कहा। हाक ने अचानक अपने हल्क से किसी उल्लू की चीख निकाली और करीबन बैक वक्त 2 होलनाक धमाकों के साथ दोनों तरफ से राइफलों के शोले आसमान की रिफतों में मादूम हो गए। वो हवाई फायर बहुत करीब से किए गए थे और उस वक्त हमारी जमात यकीनी तौर पर उन रपोश मुहाफिजों के असले की इज्जत पर थी। एक टीले से उतरते हुए नशीब में बनी हुई नीची छत वाली वह रोशन इमारत पूरी तरह हमारे सामने आ गई, जो गालबन हमारी मंजिल थी। इमारत न ज्यादा वसी थी न पुरशुकू। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी आर्जी लेकिन शदीद जरूरत के तहत इस वीराने में कैंप लगा लिया गया। वो सादा ईंटों से बनी हुई एक बेरूप यक मंजिला इमारत साबित हुई, जिसके बैरूनी हिस्से पर न प्लास्टर की सूरत महसूस की गई थी न रंग की, और नीची छत भी पुरानी खपरेल की थी, जिसका सुर्ख रंग शायद दानिस्ता तौर पर स्याह कर दिया गया था ताकि फिजा से गुजरते हुए उस तरफ किसी इमारत के आसार न देखे जा सके। चंद खिड़कियां रोशन होने के बावजूद इमारत बज़ाहिर वीरान नजर आ रही थी। उसके किसी दूर अफ्तादा हिस्से में जनरेटर चलने की गूंज एक तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। सर्द हवाओं में वो तवील रास्ता तय करने के बाद हम किसी भी शख्स के सामना किए बगैर उस इमारत में दाखिल हुए तो अंदर कदम रखते ही खुशगवार हरारत ने रगों में चमते हुए लहू में दोबारा रवानी पैदा करती। वो एक मुख्तसर सी राहदारी थी जिसमें दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। बैरूनी खस्ताहाली के बरक्स अंदर से वो इमारत बहुत मुज़य्यन और आरास्ता थी। दीवारों पर रंग के साथ खूबसूरत तस्वीर अवेजा थी। फर्श पर दबीज कालीन मौजूद था और राहदारी में दीवारों के साथ दोनों तरफ पीतल के दमकते हुए गमलों में बेशकीमत इंडोर पौधे लगे हुए थे। हाक राहदारी के करीबन वस्त में एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। यह हमारा रेडियो रूम है, तुम चारों यहीं ठहरो। मैंने अली नूर से मुखातब होकर कहा, बल्कि ये सामने वाला कमरा अगर खाली है तो इसमें सस्ता दो, मैं यहीं वापस लौटूंगा। बिल्कुल, हाक ने मशीनी अंदाज में तायद की। ये मेरा कमरा है, दफ्तर भी और ख्वाबगाह भी। तुम लोग अंदर आराम करो। वो बराह रास्त अली नूर से मुखातब था। फ्रिज में खुर्द-ओ-नोश का सामान भरा हुआ है, कैबिनेट में काफ़ी भी मिल जाएगी। मैंने अली नूर के लबों पर गैर महसूस तबस्सुम देखकर अंदाजा लगाया कि शायद उस वक्त तक हाक का कमरा उन लोगों के लिए शजरा ममनू बना हुआ था, लेकिन मेरी हदायत पर वो उसे मेहमान खाना बनाने पर मजबूर हो गया था। हाक ने बढ़कर रेडियो रूम का दरवाज़ा खोला और मैं दाखिल हो गया। अंदर एक नौजवान शख्स हमारी तरफ पुश्त किए, सर पर हेडफोन लगाए
सरूर के आलम में कदमों से कालीन पर थाप देते हुए चूम रहा था। उसके सामने मुख्तसर सा रेडियो पैनल मौजूद था, जिसके नीचे रेडियाई आलात मौजूद थे। दीवारों पर मारूफ फिल्मी अदाकाराओं वगैरह की बड़ी बड़ी बरहना तस्वीर आवेजा थी, जो इस वीराने में जिंदगी से पैदा होने वाली महरूमियों की अक्कासी कर रही थी। मैंने मौसीकी के सरूर में डूबे हुए नौजवान के शाने पर हाथ रखा तो वो अपनी कुर्सी से यूं उछला था जैसे उस पर बिजली का नंगा तार आ गिरा हो। उसने सर घुमाकर हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर हाक के चेहरे पर निगाह पड़ते ही अपनी जगह मुंचमंद होकर रह गया। ये क्या हो रहा था? हाक कोशिश के बावजूद अपनी भेड़िए जैसी उसीली कुराहट पर काबू न पा सका। उस नौजवान ने सहमे हुए अंदाज में हेडफोन कानों से उतार कर इंस्ट्रूमेंट टेबल पर डाल दिया। उसने फ्रेंच में कुछ कहा और हाक दांत पीस कर बोला, अंग्रेजी में जवाब दो। रेडियो पेरिस से मौसीकी का फरमाइशी प्रोग्राम सुन रहा था। नौजवान ने मुर्दा आवाज में टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। उसकी निगाहें मुजरमाना एहसास के साथ झुकी हुई थी। बोट बर्थ से लगी हुई है और तुम काने सुन रहे थे। हाक उसे फटकारने लगा और मैंने बढ़कर हेडफोन कानों से लगाया तो उसमें वाकई तेज मौसीकी गूंज रही थी। गलती होगी। गनबोर्ड के लंगर डालने के बाद मैंने शट अप एंड गेट आउट। हाक दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर हुराया और नौजवान बेजान कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। क्या तुम्हारे पास कुल कितनी नफरी है? दरवाजा बंद हो जाने के बाद मैंने हाक की आंखों में देखते हुए सवाल किया। 12-12 घंटे की शिफ्ट में 2 टीमें काम करती हैं। हर टीम में 3 मुहाफिज और 1 रेडियो ऑपरेटर है। मुसवेद कुल 9 अफराद यहाँ मुतय्यन है। मैं उन सबको तुम्हारे कमरे में यकजा देखना चाहता हूँ। इस वक्त सिर्फ 4 आदमी आ सकेंगे। वो मुझसे नजरें चुराते हुए आहिस्ता से बोला, आज हफ्ते की रात है। हर टीम बारी बारी हफ्ते की शाम और इतवार के दिन बाहर छुट्टी पर गुजारती है। वो लोग शाम से पहले वापस नहीं लौटेंगे। फिर तीनों मुहाफिजों को ही तलब कर लो। बाहर कोई भी नहीं रहेगा। उसने गोया मुझे याद दिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता। गन बोर्ड की मौजूदगी में कोई इधर भटकने की जुरात भी नहीं कर सकता। वो फौरन ही वाकी टाकी पर बाहर पैरा देने वाले मुहाफिजों से राब्ता कायम करने की कोशिश में मसरूफ हो गया और मैं हिसास और नाजुक रेडियाई पैनल की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुहाफिजों से बात खत्म करके हाक भी मेरे करीब आ गया और रेडियो पैनल में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए उसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में तफसीलात बताने लगा। गनबोर्ड के बेस स्टेशन को आने वाले खुफिया आबी रास्ते पर मुख्तलिफ समतों और जावियों से 4 माइनेटिंग यूनिट लगे हुए थे, जो चौथाई मकब मीटर से ज्यादा हुजम वाली कोई भी जानदार या बेजान शहद सद में आते ही रेडियो रूम में अलार्म और रोशनी का सिग्नल देते थे। और इत्तला मिलने पर हाक अपने कमरे में मौजूद स्क्रीन की मदद से मुतलका वीडियो यूनिट को पोजीशन में लाकर अपने कमरे में बैठे बैठे आने वाले जिस्म का जायजा ले सकता था। उसकी मेज पर 3 खुदकार मिसाइल लॉन्चर्स के रिमोट कंट्रोल बटन मौजूद थे, जिन्हें दबाकर वो दलदली खित्ते से मिसाइल फायर करके आबी रास्ता अबूर करने वाले जिस्म के परखशे उड़ा सकता था। इस तरह हाक की मर्जी और इजाजत के बगैर कोई उस खुफिया समुद्री रास्ते को जिंदा सलामत अबूर नहीं कर सकता था। अपने इख्तियारात के लिहाज से तुम खासे अहम आदमी मालूम होते हो। मैंने ओवरकोट की जेबों में हाथ डालते हुए तहसीन हमें लहजे में कहा, शी के लिए कब से काम कर रहे हो? 11 बरस से शी में काम कर रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल बेताक है। उसने फखरिया लहजे में कहा। इससे पहले 7 खून कर चुका था, लेकिन कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। शायद मेरा यही रिकॉर्ड मुझे मोंटी कार्लो के एक कुमारखाने से शी में लाने का सबब बना था और मैं खुद को अपने बड़ों के एतमाद का अहल साबित करता चला आया हूँ। लेकिन तुम भूल गए कि कुदरत का भी एक अटल कानून होता है। मैंने अपनी जेब में बीम गन का दस्ता गिरफ्त में लेते हुए पुरस्कून लहजे में कहा। उसकी गिरफ्त से बचना बहुत मुश्किल होता है। उसने हैरत और बेयकीनी के साथ आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखा। मैं समझा नहीं। उसकी खोखली आवाज से जाहिर हो रहा था कि शीकाई मैन की जुबान से कानूनी कुदरत का तस्करा उसके लिए नाकाबिल तसव्वुर था। कुदरत ढील जरूर देती है, सजा दिए बगैर नहीं छोड़ती। शायद इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया। ये कहते हुए मैंने बीम गन जेब से निकाल कर उसकी तरफ तान ली। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? वो होंठ भींच कर हज़ियानी अंदाज में बोला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पल भर में सूरत हाल यूं उसके खिलाफ हो सकती थी। तुम्हारा कसूर हो या ना हो, बस यही काफ़ी है कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ। मैंने उसे इस्तेमाल दिलाने की नीयत से कहा। मकसद यही था कि बेबसी के आलम में वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बकवास शुरू करे जिसे बुनियाद बनाकर मैं गन बोर्ड से आए हुए अमले के सामने उसे सजावार ठहरा सकूं, क्योंकि उन लोगों को मैं बहरहाल अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो मुठ्ठियां भींच कर मुझ पर टूट पड़ेगा, मगर वो कालीन पर एक ठोकर मार कर रह गया। तो मैं देखते ही मेरा माथा ठिनका था कि तुम्हारी नीयत खराब है, मगर यह अंदाजा नहीं हुआ था कि तुम मेरे ही गिरेबान पर हाथ डाल दोगे। चुबा भी हो जाता तो वहीं बेदरेक गोली मार देता, लेकिन यह याद रखना कि मुझे मारकर तुम भी यहाँ से जिंदा सलामत नहीं निकल सकोगे। आखा, मैंने खुद दिली के साथ कहा। जरा ठहरो, तुम दिलचस्प बातें कर रहे हो। हमें दूसरों को भी इसमें शरीक करना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलो। उसने मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा, मगर वो मेरे हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। उसका कमरा बहुत पुरतइश और कुशादा था। वहाँ मौजूद 5 अफराद ने हम दोनों को बड़ी हैरत से देखा था। ये दखाबाज और मक्कार है। अपने कमरे में घुसते ही आग फट पड़ा। ये मुझे मारना चाहता है। तुम सब मिलकर इसकी हड्डियां सुरमा कर दो और उसे बता दो कि हाक यहाँ इतना कमजोर नहीं है। बस मैंने धाड़ कर उसे खामोश कर दिया। इसीलिए यहाँ आना पड़ा है कि यहाँ शी नहीं बल्कि तुम्हारी ज़ात मजबूत है, मगर तुम्हारे मकरू ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे।
ये कहकर मैं अली नूर के साथ गन बोर्ड से आए हुए एक मुसल्ला मुहाफिज से मुखातब हो गया। तुम राहदारी में ठहरो, मैंने बाहर ड्यूटी देने वाले मुहाफिजों को भी बुलवाया। वो आ जाएं तो उन्हें अंदर ले आना, ताकि वो भी अपने आका का असली रूप देख सकें। वो मेरे जानिसार हैं, तुम्हारी बातों में आने की बजाय मेरे एक इशारे पर तुम्हें भून डालेंगे। हाकमौत को सामने पाकर तेजी के साथ बहकता जा रहा था और मैं अपना केस मजबूत करता जा रहा था। अच्छा किया कि तुमने ये भी बता दिया। मैं दोबारा बाहर जाते हुए मुहाफिज से मुखातब हो गया। इन तीनों को अंदर लाने से पहले गैर मुसल्ला कर देना ताकि इस बेचारे को अपनी हैसियत का अंदाजा हो सके। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे और खुद फना हो जाओगे। हाक चीखा। उसी तरह कुलकुला कर बद्दुआएं देते रहे तो शायद ऐसा भी हो जाए। तुम ये भूल रहे हो कि इस वक्त अपने आई मैन से मुखातिब हो, जो पूरी तरह अपने फैसलों को नाफिज करने का इख्तियार रखता है। मेरे नज़दीक अब तुम आई मैन नहीं बल्कि मेरे खून के प्यासे हो। मैं तुम्हें ठोकरों से उड़ा दूंगा। शायद सदमे से तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने मुतासवाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मुआफ़ी मांगने के बजाय तुम्हारी सरकशी बढ़ती जा रही है और मुझे अपने फैसले की दुरुस्ती पर यकीन होता जा रहा है। तुम्हें ख़त्म करके मुझे एक फितने से निजात मिलेगी और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से दूर खुले पानियों में तुम्हारी दर्दनाक अंजाम पर अफसोस कर रहे होंगे। वो किसी पागल की तरह गला फाड़ कर हंसा। खुफिया रास्ते से तुम्हारा साया तक सलामत न निकल सकेगा। मैंने रेडियो रूम में तुमसे बात करते हुए माइनीटिंग यूनिट और मिसाइल लॉन्चर को खुदकार स्विच पर डाल दिया है। इससे क्या होगा? मैंने अपने वजूद में उठने वाली खौफ की लहर पर काबू पाकर अस्पाट लहजे में कहा। वापसी पर माइनीटिंग यूनिट यूं ही गन बोर्ड की मौजूदगी महसूस करेगा। लॉन्चर से खुद ब खुद मिसाइल फायर होगी और गन बोर्ड के चीथड़े उठ जाएंगे। मेरे बटन दबाए बगैर तुम्हारी मौत का पूरा पूरा बंदोबस्त हो चुका है। अब तुम दलदलों में सिसक सिसक कर जान दे दोगे या तुम्हें कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ये वाकई पागल हो गया। अली नूर मेरे करीब होकर मनमनाई, तुम इसका किस्सा खत्म क्यों नहीं करते? मैं इसके मुहावजों का मुंतजिर हूं ताकि वो भी इसकी जिंदगी में खुलकर सामने आ जाए। मैंने कहा, वो दुश्वारियां खड़ी कर सकते हैं। वो बोली, मुझे अंदाजा नहीं था कि हाक हमारी आस्तीन का सांप है। उसके कत्ल के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि उसने आई मैन की तौहीन की है। उन तीनों के बारे में ये खुद बचा चुका है कि वो उसी के आदमी है। वहाँ तो उन्हें भी उसी के पीछे रवाना कर देना। कुत्थिया की बच्ची। हाक उसका मशवरा सुनकर चीखा, मैं जानता हूँ कि एडमिरल को ठुकराने का तुझे आज तक अफसोस है और अब तू आई मैन की खुशामद करके किसी न किसी तरह उसके करीब होना चाहती है ताकि अपनी अना की तस्कीन कर सके। लेकिन मेरी बात लिख ले कि आई मैन तुझे भी बुरा वक्त आने पर सफाकी के साथ रौन डालेगा। यह अपनी जिंदगी के लम्हात खुद मुख्तसर कर रहा है, मैंने गुर्राते हुए कहा और भीम गन का ट्राइगर दबा दिया। नीलगो रोशनी की एक बहुत पतली सी धार हाक के बाएं पहलू पर पड़ी और मेरे हाथ की जुम्बिश के साथ पेट की तरफ तैर गई। भीम गन का असर उस कदर फौरी और शदीद था कि हाक का धाना खुले का खुला रह गया। दहशत के आखिरी आसार चेहरे पर मुंजमद होकर रह गए और वो दिल में सुराख होते किसी वजनी शहतीर की तरह कालीन पर ठेर हो गया। फिजा में गोश्त, चर्बी और हड्डियां जलने की हल्की सी बू फैली क्योंकि उस नील को शुआ का जलाने का अमल इतना तेज और मुअस्सर था कि उसकी राह में आने वाला हर रेशा आनन फानन में खाक हो गया था और उस जख्म से खून तक न बह सका था। टाइगर से उंगली का दबाव हटाते ही गन के धाने से मोलक शुआ का इकराज थम गया और उसी के साथ कमरे की फिजा पर मौत का बोझल और ऐसा भरपूर सुकून छा गया कि बस गहरे गहरे सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी।